जो भी स्टूडेंट है सीताराम बाल विद्या निकेतन के या उसके बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तक मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम में आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने लास्ट डे सर्ड्स स्टार्ट किया था, है ना? तो आज सर्ड्स को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं कि किस तरह से किसी भी इरेशनल नंबर को या सर्ड को रैशनलाइज किया जा सकता है। रैशनलाइज क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो एक टर्म मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट। रैशनलाइजेशन, पहली चीज़ ये जेड है, ठीक है? रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। अब कैसे रैशनलाइज करेंगे हम लोग किसी भी सर्ड को, वो देख रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो देखो। इसका मीनिंग होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी सर्ड का, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है तो किसी भी सर्ड में डिनोमिनेटर में हम लोग ट्राई करते हैं कि कभी भी इर्रेशनल नंबर या सर्ड ना रहे। क्या ट्राई करते हैं? इर्रेशनल नंबर या सर्ड ना रहे। तो उसके लिए हम लोगों को किसी एक नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? किसी एक नंबर से, वो इरेशनल नंबर ही होता है जनरली, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस नंबर को रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अब मैं एक थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिखता हूँ। रैशनलाइजिंग फैक्टर, देखो ये क्या होता है। ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा हो रहा है देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। मतलब अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करके अगर एक रैशनल नंबर मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। देखिए, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इफ भी लिख देता हूँ, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RF भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? RF ऑफ ईच अदर। ठीक है, या फिर और भी अच्छा दिखेगा अगर हम लोग देंगे ऑफ द अदर, क्योंकि ईच ऑलरेडी यूज़ कर दिया हमने, है ना? ऑफ द अदर। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे हम लोग, तो वो जो प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग, मतलब कन्वर्ट करने का सर्ड को एक रैशनल नंबर में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग ट्राई करेंगे कि किसी भी नंबर को रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है ना? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। नंबर है 1/√162। अब देखो, अब 1/√162 है। अब आपने पहले पढ़ा होगा कि अब रैशनल नंबर बनाना है, तो रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए? ये रूट के अंदर जो भी हो सब पेयर में हो, क्योंकि यहाँ पे रूट ही है। तो पेयर में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 160 को आप प्राइम फैक्टराइज करो तो वो होता है 81 × 2। प्राइम फैक्टराइज नहीं किया मैंने, लिखा जिससे कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सके। तो 81 से तो बाहर आ जाएगा क्या? 9√2। अब वो जो फैक्टर होता है वो हम लोग मिनिमम रखेंगे। वो क्या रखेंगे? मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ जिससे वो रैशनल बन जाए। तो यहाँ करने को मैं 2√2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5√2, 8√2 से भी कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम क्या से करना पड़ेगा? सिर्फ √2 से करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9√2 × √2 क्या होगा? 2।
तो √2/18 आंसर है ना। देखो अब डिनोमिनेटर में जो है रैशनल नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल ऐसे ही लेता हूँ। वापस से आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और क्वेश्चन है 1/7 + 5√3। अब यहाँ पे मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि अब नीचे जो है, अब आप तो अलग से मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे सिर्फ 5√3 में, क्योंकि उसमें एक रैशनल नंबर भी ऐड किया हुआ है 7। तो ऐसे केस में हम लोग जब कभी भी समथिंग प्लस समथिंग आ जाए और दूसरा वाला समथिंग में या किसी भी एक में टर्म में इर्रेशनल नंबर हो, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला a² - b²। आप ही सोचो, याद है हम लोगों की चाहत क्या है कि ये स्क्वायर हो जाए, है ना, 5√3 स्क्वायर हो जाए। तो आप ही सोचो a + b में b का स्क्वायर कब हो जाता है, जब उसको a - b से मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो a² - b² बनता है कि नहीं। तो अगर आपने इसमें 1/7 + 5√3 में आपने ये a + b है, a - b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या होगा। 7 - 5√3 से मल्टीप्लाई किया आपने ऊपर नीचे, तो क्या होगा, तो ऊपर तो 7 - 5√3 हो जाएगा, नीचे ये a + b इंटू a - b है, जो कि क्या होगा a² - b² होगा ना। यहाँ पढ़ा था हमने। तो ये काम हम लोग हमेशा याद ही रख लेंगे कि a + √b और a - √b दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो रैशनल नंबर बन जाए। तो ये क्या होगा 7 - 5√3 बाय, ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई a + b इंटू a - b a² - b² होता है, तो वही मैंने लिखा है। ये डिवाइड बाई 7² क्या होता है 49, माइनस ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 - 5√3 डिवाइड बाय 49 - 75। सो 7 - 5√3 ये कितना हो जाएगा 26 होगा ना। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा 26 और वो भी माइनस 26 है कि नहीं। तो देखो अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक रैशनल नंबर बन चुका है। यही तो अपना टारगेट था, यही करना था अपने को। तो डिनोमिनेटर को हम लोगों ने रैशनल नंबर बना दिया। ओके, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और मैं ऐसे ही आपको सवाल देता हूँ। रैशनल नंबर rationalize the denominator। सवाल क्या है, a² बाय √a² + b² + b। अब इसे कैसे करेंगे, अब वापस से वही सोचना है। देखो एक ही टर्म में राशन है ना, दोनों स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, तो कुछ नहीं करना है, आप इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है ना, तो इसमें बीच में माइनस डाल देंगे बस, a² + b², बीच में माइनस डाल दिया, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी a² + b² - b। ये क्या हो जाएगा a² इंटू √a² + b² - b, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा वापस से a + b इंटू a - b है, तो √a² + b² का होल स्क्वायर होगा माइनस b² हो जाएगा। ये क्या बना a² इंटू √a² + b² - b डिवाइडेड बाय, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए। जब कभी भी √a का स्क्वायर करते हैं ना, तो a आ जाता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों होगा तो क्या दोनों हट जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, a² + b² हो गया, रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया, कितनी अच्छी बात है। b² खत्म हो गया, ये क्या बचा a² इंटू √a² + b² - b डिवाइडेड बाय a²। अब तो a² भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा √a² + b² - b। देखिए अब कितना अच्छा सा नंबर आ गया। ये कितना थोड़ा अलग दिख रहा था, उसको रैशनलाइज किया हम लोगों ने, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से रैशनलाइज आपको करना आना चाहिए। ठीक है, रैशनलाइज करना आपको आना चाहिए, और आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग ये किया करते हैं। आगे चलो, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अगला सवाल है, इफ
3 + 2 √2 by 3 minus √2 equals to a plus b √2, where a and b are rationals, then find the value of a and b। अब देखो ये सवाल है कि ऐसा है और a और b रैशनल नंबर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ए बी का वैल्यू क्या है। इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे हम लोग, आप देखिए। तो क्वेश्चन है 3 + 2 √2 by 3 minus √2। तो ऐसे सवाल में हम लोग वापस से डिनोमिनेटर में सबसे पहला काम किया, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना पड़ेगा। वैसे भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो तो इससे यही पता चलता है कि आपको इसे किसी तरह से कन्वर्ट करना है, इसके फॉर्म में लाना है ना, मतलब समथिंग प्लस बी समथिंग इंटू √2, हम लोग यही समझेंगे, समथिंग प्लस समथिंग इंटू √2 इस फॉर्म में लाएंगे और फिर बाद में उसको कंपेयर कर देंगे a + b √2 के साथ। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल। तो इसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या करूँगा, 3 + √2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो 3 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर 2 √2 को 3 से प्लस 6 √2, है ना। अब 3 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा ना, इतना आपको समझ में आता होगा। प्लस ये 3 √2 के साथ तो 3 √2 प्लस 2 √2 √2 के साथ तो 2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा। तो कभी भी 2 √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मिले तो 2 इंटू, अब √2 इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बनेगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ और नीचे तो वही कहानी है, a - b इंटू a + b तो 3² - √2 का स्क्वायर, है ना। ये क्या बना 9 + 4 13 प्लस ये भी ऐड हो जाएगा ना, लाइक टर्म्स है ये सब। तो 9 √2 बाय 9 - 2, ये क्या बना 13 + 9 √2 बाय 7। सवाल कुछ और था। सवाल क्या था, सवाल ये नहीं था कि आपको सिर्फ रैशनलाइज करना है, क्वेश्चन ये था कि आपको उसको इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में तो दिख रहा है, अब कैसे, अब इसको आप अलग अलग कर दो, प्लस 9/7 इंटू √2। अब देखेंगे कि a की जगह पे क्या आया है, a की जगह पे आया है 13/7, तो a का वैल्यू हो गया 13/7। b के प्लेस पे क्या आया है, b के प्लेस पे आया 9/7, तो b का वैल्यू क्या हो गया 9/7, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो एक और मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। अगला सवाल, इफ x equals to 1/2 + √3, find the value of x³ - x² - 11x + 3। अब ये क्वेश्चन लिया हमने कि x बराबर ये लिखा हुआ है तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ये कैसे कर पाएंगे। अब x का वैल्यू इसमें रखोगे x³ में तो 2 + √3 को 3 बार गुना करो, फिर x² में रखोगे तो 2 बार गुना करो, x में रखो तो वापस से वो, फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, बहुत टफ हो जाएगा। तो इतना टफ क्वेश्चन इतने लेंदी वैसे तो होगा नहीं, है ना, इतने लेंदी वैसे करना सही भी नहीं है। तो इसमें कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग कि क्या आखिर और क्या किया जा सकता है। देखो मैं बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। x = 1/2 + √3 है, तो इसमें मैं ऊपर नीचे 2 - √3 से पहले तो मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बनेगा 2 - √3 बाय, यहाँ क्या हो जाएगा 2² - √3², तो ये क्या बनेगा 2 - √3 बाय 4 - 3, तो 2 - √3 बाय 4 - 3 तो 1 होता है। x का वैल्यू ये मिल गया, कितनी अच्छी बात है, x का वैल्यू ये मिल गया। अब क्या करें, अब अच्छा अगर यहाँ पे ही स्क्वायर कर दें तो x² का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन स्क्वायर करने के बाद ना दूसरी तरफ √3, अगर आप, चलो मैं करके दिखाता हूँ एक चीज़। इसको मैंने स्क्वायर किया, अगर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 4 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 - 2 इंटू 2 इंटू √3 a - b होल स्क्वायर, तो 7 - 4 √3 और इधर x²। फिर भी कुछ बहुत अच्छा सा नंबर नहीं आया।
कितना अच्छा होता कि यहाँ पे इरेशनल नंबर हट जाता, √3 बचता ही नहीं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना और भी आसान होता। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। तो ये जो हमने किया था, इससे बेटर कुछ और सोच के देखते कि क्या कुछ और किया जा सकता है। तो ये मैंने ऐसे हटा दिया। चलो स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन अगर 2 को इधर ले आऊं, इधर -√3 बचे, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तब तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसको x² - 4x + 4 और ये इसका स्क्वायर 3 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो देखो कितना अच्छा मिल गया, x² - 4x + 1 = 0। तुम बोलोगे क्या अच्छा मिला सर, इसका क्या करेंगे हम लोग? मैं अभी बताता हूँ इसका क्या करेंगे। अब क्वेश्चन क्या था, x³ - x² - 11x और आगे क्या है +3। क्या इसमें कहीं से ये जनरेट किया जा सकता है क्या? ये जनरेट करना मतलब, अभी समझाता हूँ मैं आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं बहुत अच्छे मेथड से बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिए और इसको बाद में यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू 0 है, तो ये x³ कैसे हटेगा? अगर x³ से x कॉमन चला जाए तो x² बचेगा, लेकिन अगर x² से x कॉमन जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। लेकिन है वहाँ क्या, 4x होता तो अच्छा होता, क्योंकि यहाँ 4x है ना, तो सबको 0 लिख देते। तो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ लिख देता हूँ, x³ माइनस, अगर 4x² होता तो इससे भी x कॉमन जाके तो x² - 4x बचता, और साथ में +1 है। अच्छा +1 है, तो अगर +x होता, अब इन तीनों से x कॉमन लेते तो आप ही सोचिए, थोड़ा आगे का सोचना पड़ता है। अगर इन तीनों से x कॉमन लेते तो कितना अच्छा होता, x² बचता, -4x बचता, +1 बचता, है ना। अब ये खुद से तो लिख नहीं सकते हैं, इतना लिखा है तो -4x² लिखा है, तो +3x² लिखेंगे, तब तो -4x² + 3x² मिल के -x² बनेगा, है ना। तो ये कुछ गलत नहीं लिख सकते, मैथ्स में इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। कुछ उसके बराबर है तो कुछ आपने चेंज करके भी उसके बराबर ही लिखना पड़ेगा। वैल्यू मतलब बदल नहीं जाना चाहिए, तराजू की तरह ही है कि इधर कुछ किया है तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो पहले के ही बराबर रह जाए, ऐसा नहीं कि वो वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। और उसी तरह से +x लिखा है, लेकिन था तो -11x, तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, -12x, जिससे कि -12x + x होके -11x बन पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ +x था, ठीक है, और +3 को हम लोगों ने नहीं छेड़ा है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब आप ही देखिए, इधर से x कॉमन लो तो ये x² - 4x + 1, और यहाँ भी थोड़ा दिख सा रहा है कि 3 अगर कॉमन ले लें तो x² - 4x + 1 बनता है। वाह कितना अच्छा हो गया ये तो, x इंटू, अब इसका वैल्यू कितना था 0 + 3, और इसका वैल्यू भी कितना था 0, क्या हो गया 0। सोचो कितना इजीली हो गया ये सवाल। लेकिन अगर वही हम लोग अलग से x² फाइंड करते तो x² के लिए हम वो क्या लिखते, 2 - √3 का होल स्क्वायर, है ना। और वो भी ये करने के बाद, रैशनलाइज करने के बाद, अगर उसको रैशनलाइज आप नहीं करते तब तो और भी मुश्किल हो जाता, है कि नहीं। फिर x³ निकालते, x² को x से मल्टीप्लाई करके, तो और भी टफ हो जाता, है कि नहीं। तो ये मेथड हम लोग ध्यान, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि अच्छा ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूँ आपसे। आगे सवाल है, अगला सवाल है, इफ x = 3 - √8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि x³ + 1/x³ क्या होगा। अब यहाँ भी हम लोग, यहाँ भी सीधे ही x को 3 बार गुना करके x³ तो नहीं फाइंड करेंगे ना, बहुत लेंदी हो जाएगा, और उतना लेंदी आपसे कोई करवाना नहीं चाहता है। कोई भी एग्ज़ाम जो लेना चाहता है या आपसे क्वेश्चन पूछा है, वो ये नहीं चाहता है कि आप ज़बरदस्ती कुछ भी x को 3 बार गुना करना करें या ऐसे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मेहनत करें। वो ये चाहता है कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, एक्स्ट्रा कुछ सोचें, जिससे कि कुछ काम वो आसानी से हो जाए। अगर कुछ नहीं मिलेगा दूसरा तरीका तो फिर मेहनत वाला काम करेंगे, है ना। लेकिन अगर कुछ दिमाग लगा के हो रहा है तो दिमाग लगा के ही करेंगे ना। तो यहाँ पे वही सोचेंगे कि कुछ और किया जा सकता है क्या।
यहाँ पे दिख रहा है 1/x, है ना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब। और 1/x तो हम लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पीछे का सोचेंगे, रैशनलाइज करके कुछ 1/x का क्या पता अच्छा सा वैल्यू निकल जाए। तो सिर्फ इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1/x का वैल्यू निकालता हूँ कि 1/x क्या होगा। 1/x क्या होगा, 1/3 माइनस रूट 8। अच्छा, इसको तो रैशनलाइज कर सकते हैं, 1/3 माइनस रूट 8 इंटू, रैशनलाइज कैसे करेंगे, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीच में, है ना, ये चीज़ आप समझो। 3 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं डायरेक्ट मैं 9 माइनस 8 लिखूँ, नहीं नहीं नहीं, कई लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसे कैसे लिख दिया, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा, 3 प्लस रूट 8, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस रूट 8 स्क्वायर क्या होता है 8, 3 प्लस रूट 8 बाय 9 माइनस 8 क्या होता है 1, तो ये तो 3 प्लस रूट 8 आ गया। मीन्स अच्छी बात ये है कि 1/x बराबर 3 प्लस रूट 8 आ गया, इसको भी अपने पास x भी पता है, 1/x भी पता है। अच्छा, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अब अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या पता रूट एट ही खत्म हो जाए, तो 3 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8, अच्छी बात है, रूट एट ही खत्म हो गया, 3 प्लस 3 क्या आ गया 6, मतलब कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू आ गया 6, है ना, x प्लस 1/x क्या आ गया 6, और चाहिए क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब ये तो आपने पिछली कक्षा में किया होगा शायद। अब ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, मुझे लगता है आपको याद होगा, बाकी अगर याद नहीं होगा तो अभी भी याद कर लो, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। मेहनत लगा के नहीं करेंगे, एक्स को 3 बार गुना करके फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करके, बहुत काम टाइम लगेगा उसमें। 6 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज 6, है ना, क्योंकि 1 तो खत्म ही हो गया। अब 6 का क्यूब क्या होता है, इतना तो पता होगा आपको, 216 होता है, और 6 इंटू 3 क्या होता है 18, क्या आ गया 198, देखो सीधे ही आंसर आ गया, है कि नहीं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए, है ना, कैसे दिमाग लगाना चाहिए। इस टाइप के अब आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये करना आना चाहिए, अगर ये करना आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और मैं छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ, वो सिंपल सा ही है, सिंपल सा ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें भी कुछ बहुत लेंथी मेथड यूज़ ना कर लो। ऐसे लिखा हुआ है, इफ़ रूट 5 इक्वल्स टू 2.236, जो कि एक्चुअली होता है, रूट 5 का वैल्यू यही होता है 2.236, एंड रूट 2 इक्वल्स टू 1.414, ये भी आपको याद होना चाहिए कि रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है। देन इवेल्युएट 3 बाय रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस 4 बाय रूट 5 माइनस रूट 2, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, अब आपको ये तो नहीं करोगे कि सीधे इसका वैल्यू इसमें रख दिया, इसका वैल्यू इसमें रख दिया और आगे सॉल्व करना स्टार्ट किए, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट किए। उससे अच्छा सोचेंगे कि कम से कम जगह पे रूट 5 रूट 2 दिखना चाहिए, है ना, और न्यूमरेटर में रहे तो और भी आसान है, क्योंकि डेसिमल का नंबर अगर अंश में होता है तो आसान होता है काम करना, है ना, और अगर हर में हो जाए तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं वही काम अब यहाँ पे आधे लोग समझ चुके होंगे कि क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करोगे आप, 3 में मैं रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो यहाँ भी रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, प्लस 4 बाय रूट 5 माइनस रूट 2 है, तो रूट 5 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस रूट 2, अब ये क्या है रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं 5 माइनस 2 लिख दूँ। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कि रूट 5 इंटू रूट 5 5 होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा, प्लस 4 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। ठीक है, तो 3 रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 इज 3, प्लस 4 रूट 5 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 इज 3। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये 3 और ये 3 को काट दूँ, लेकिन काट के कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो क्योंकि इधर तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, है ना, तो उसे मैं 3 रहने देता हूँ। इधर क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 रूट 5 माइनस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2
प्लस 4 इंटू रूट 5 4√5 प्लस 4 इंटू रूट 2 4√2। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 + 3 तो ऐड हो जाएगा 7√5 और ये क्या हो जाएगा +√2/3। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते। अब वैल्यू हम लोग रखेंगे। अब वैल्यू क्या रखोगे आप, 7√5 इज 2.236 प्लस √2 इज 1.414/3। ठीक है, अब ये कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई करके देखो, इतना आएगा, करके आप देख लेना। प्लस ये तो इतना ही है, ये इक्वल्स टू क्या आएगा, इतना आएगा /3। अब एक इतना डिवाइड करना तो आता होगा आपको। अब ये बढ़ता चला जाएगा तो मैं इसको 9 कर देता हूँ, है ना। 8 8 8 8 होता रहेगा तो क्या मतलब है, उसको मैंने 9 कर दिया। इतना अप्रोक्सीमेशन तो ले ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सब आप नोट्स में लिखो, ये क्वेश्चंस आप करो। ठीक है, और इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करो। ओके, तो ये हो गया। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ी और पढ़ाई करते हैं आज। आगे एक और टर्म मैं आपको सिखाता हूँ कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। सर्ट्स देखा √2 वाले टर्म, अब देखते वापस से मैं एक्सपोनेंट्स बताता हूँ थोड़ा। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब होता है वही जो ऊपर पावर हुआ करता था ना, उसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको ये समझना हो तो मैं बोलूँगा कि अगर लिखा हुआ है a पर पावर n, इसका मतलब a को n बार गुना किया जा रहा है। ठीक है, n वो कुछ भी हो सकता है, n 4 है तो 4 बार गुना करेंगे, n 5 है तो 5 बार गुना करेंगे, n 6 है तो 6 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो a⁴n इज कॉल्ड दी nth पावर ऑफ a, या फिर इसको पढ़ते क्या है, a⁴n भी पढ़ सकते हो आप, या nth पावर ऑफ a भी पढ़ सकते हो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं उसको पढ़ने के। मुझे कंफर्टेबल लगता है a⁴n बोलना। अब आपको जो कंफर्टेबल लगेगा पढ़ो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से कुछ नाम सोच लो, नहीं, जो है 2-3 ऑप्शन है उसी में से आपको एक चूज़ करना है ना। a⁴n, है ना, या nth पावर ऑफ a। थोड़ा सा ये लेंदी सा हो जाता है कि पहले पावर को बोलो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, इसीलिए पहले a को बोल दिया, है ना। और द रियल नंबर a इज कॉल्ड दी बेस। क्या बोलते हैं उसको, बेस। a जो है, जो नीचे लिखा हुआ उसको बेस बोलते हैं। ओके, और n जो है, n इज कॉल्ड दी एक्सपोनेंट। देखा, वही जो पावर था उसको हमने क्या बोला, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंट ऑफ। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, किसका, एक्सपोनेंट nth पावर ऑफ a का, या a⁴n का, ऑफ a⁴n। ठीक है, n को एक्सपोनेंट बोलते हैं और a को बेस बोलते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, 2⁵3 है, उसको क्या बोलेंगे, 2 × 2 × 2 कितना आता है, 8 आता है। ये सब आपको पहले से पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा जिसको नहीं पता उसके लिए बोल देता हूँ। और यहाँ पे कुछ और बात है, जैसे मैं जब आपका होमवर्क चेक कर रहा था, मैंने कई बार देखा ऐसे -3 पर पावर लिखा हुआ है -2। ठीक है, ये तो फिर भी किसी ने कर लिया, -3 पे पावर -2, या सिर्फ 3 पे भी पावर -2 था, तो कई लोगों ने उसको ये माइनस को इधर ले आया, यहाँ पे इसको फिर माइनस लिख दिया, 3 पे पावर 2 9 लिख दिया। कई लोगों ने ऐसा किया था। तो ऐसी गलती मैंने इसलिए कुछ इस पर नहीं कमेंट किया ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा कि अभी आपको मे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो आगे से ऐसी गलतियाँ मत करना, ठीक है। मैं वो बताऊँगा कि अगर माइनस पावर हो तो क्या होता है। चलो मैं अभी ही बता देता हूँ। दूसरा होता है, मैं इसी पे लिख देता हूँ, नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब होता है a पर पावर -n। ठीक है, और इसका वैल्यू मैं लिखूंगा 1/a⁴n। इसका वैल्यू मैं क्या बोलूँगा, 1/a⁴n। अब ये याद रख लो। अब a जो है पूरा का पूरा उठ के आएगा, और -n मतलब क्या हो जाता है, वो व्युत्क्रम मीन्स 1/, बोथ नंबर लेना है आपको। मीन्स मैं ये बोलूँगा 10 we have defined
we have defined a raised to n for all integral value of n. ठीक है, सारे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n के लिए हमने डिफाइन कर दिया, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी. ठीक है, पॉजिटिव हो या जीरो हो या नेगेटिव हो, तो a रेज टू n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ a. तो अभी तक हमने क्या बोला कि a यहाँ पे n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे क्या था n, नेगेटिव इंटीजर था. तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव भी ही हो, वो एक रैशनल नंबर भी हो सकता है. ठीक है, उसके लिए मैं अलग से आपको तोड़ के बता रहा हूँ कि रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर. अब रैशनल एक्सपोनेंट हो जाए, एक्सपोनेंट अब आपको पता है क्या होता है, मीन्स वो जो पावर था वो हो जाए तो क्या होगा. ठीक है, अब अगर रैशनल हो जाए तो उसको हम लोग, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि nth रूट जो होता था, एक मैंने क्या बताया आपको, a रेज टू 1/n होता था तो क्या होता था. ठीक है, वही nth रूट हम लोग लेंगे. अगर रैशनल मतलब आपने सपोज लिख दिया a रेज टू 1/n. ठीक है, a रेज टू 1/n, तो उसको आपको पता है कि मीनिंग क्या होता है, nth रूट ऑफ a. ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों ने ये डाउट मेरे से पहले पूछा है कि आपने उसके लिए डिफाइन किया 1/n हो जाए तो क्या होगा. ठीक है, 1/n के लिए ऐसा हो जाता है. अब अगली बात ये है, यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ, क्यों मैंने ये स्टार्ट किया, मैं आपको वो बताता हूँ कि अब a एक नेगेटिव नंबर है. सपोज अब यहाँ पे a को आपने नेगेटिव ले लिया. ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि a है कुछ एक नेगेटिव नंबर लिया और -a सपोज. ठीक है, और n को पॉजिटिव रखो. ठीक है, n को पॉजिटिव रखो तो आपका मन करेगा -a पर पावर 1/ मैंने लिख दिया 2. तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? इक्वल्स टू ये रूट -a, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है. और देखो मैं और क्या बताना चाहता हूँ. अब यहीं पे आप बोलोगे कि -9 है उस पर 1/4 कर दो, -9 ले लो उस पर 1/4 कर दो. ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि -9 और 4th रूट, आप इन चीज़ों को ध्यान से करो. 4th रूट मतलब क्या, जो भी 4th रूट आएगा, जैसे अगर 16 का भी 4th रूट कुछ आता है, सपोज 2 आता है, मतलब 2 को आप 4 बार गुना करोगे तो 16 आएगा. लेकिन वही अगर मैं बोलूँ 4th रूट ऑफ -16, तो किसको 4 बार गुना करो तो -16 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है. ऐसे नंबर्स को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो रियल नंबर में आता ही नहीं है. ठीक है, मीन्स अगर कहीं पे लिखा हुआ है -9 रेज टू 3/4, तो ये कुछ होता ही नहीं है. ऐसा कुछ गणित में डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है, अभी देखो मैं बहुत ये कई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ. कई लोगों को ये डाउट रहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा. वो बोलेंगे कि नहीं ये तो रूट भी नहीं है, 1/4 भी तो कुछ नहीं है, 3/4 भी तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, तो गणित वालों ने जब मैथ्स का बहुत सारे ऐसे होते होंगे, मीटिंग्स होते होंगे बहुत पहले, जब चलो किस तरह से सब कुछ डिफाइन किया जाए, किस तरह से स्टार्ट किया जाए, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर, ध्यान से देखना, अगर नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट में है, मीन्स पावर में नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है, तब फिर बेस का वैल्यू, बेस मीन्स a का वैल्यू, मीन्स यहाँ जैसे बेस 2 है, a का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कब? जब n मीन्स एक्सपोनेंट क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चलेगा. लेकिन वही अगर कोई रैशनल एक्सपोनेंट है, उस केस में जो बेस है a, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, कभी नेगेटिव नहीं रखेंगे. अब ये मन में सवाल नहीं रखना. कई लोग मुझे बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों सर? अगर मैं बोलूँ -27 पर पावर -1/3, नहीं 1/3 ही कर दो, तब तो हो रहा है. मैं बोलूँगा कि देखो अच्छी बात है, आप इसमें यूज़ करोगे कि हाँ ठीक है, -3 को क्यूब करने के बाद, -27 आ जाता है. कुछ वैल्यूज़ पे आएगा, लेकिन जो चीज़ सब कुछ के लिए पॉसिबल नहीं है, सारे वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल नहीं. 1/3 पे चलो आपको आ गया, लेकिन वही 2/3 होता तो क्या करते, 4/7 होता तो क्या करते, 9/16 होता तो क्या करते. अब एक पे डिफाइंड है, बाकी सारे नंबर पे डिफाइंड नहीं है, तो कितने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना पड़ता.
है ना, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इस चीज़ में, इसीलिए इस चीज़ को डिफाइंड ही नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैंने वापस से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर एक्सपोनेंट रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर मतलब इंटीजर ना हो, तो फिर जो बेस होता है वो कभी हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वो कभी कभी मिल जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे आपको दिमाग में, रियलिटी में, अगर मैथ्स में अगर ऐसा कभी आपको मिले तो आप ये वहाँ पे लिख सकते हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव नंबर पे पावर एक फ्रैक्शन लिख दिया जाए, ये गणित में डिफाइंड नहीं है। मैंने ये बात बार बार बोली है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कई लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करने लगते हैं, उस पर डाउट पूछने लगते हैं, तो आप बस ये समझो ये चीज़ डिफाइन ही नहीं किया गया, ये चीज़ माना ही नहीं जाता गणित में, बस इतना ही जानना है अपने को। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, इफ़ ए, पूरा बात मैं लिख देता हूँ, लंबा सा सेंटेंस लिख देता हूँ, इज नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर and n is an even positive integer, है ना, even positive integer, मैं बाद में समझाऊंगा। then the principal nth root of a is not defined, है कि नहीं, not defined। क्यों? because an even power of a real number is always positive, वो भी लिख सकते हो, because an even power of a real number is always positive। ठीक है, ये हो गया। therefore ये मैं सिर्फ इवन के लिए लिख रहा हूँ, therefore -9 raised to 1/2 is a meaningless quantity। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। आगे ये भी मैं लिख देता हूँ कि यहीं पे if n is rational number, ये मैंने इवन पॉजिटिव के लिए लिख दिया, रैशनल नंबर, n is rational number, then value of a will always positive। ठीक है, a का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने सब कुछ सही लिखा है। इफ़ a इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर, a नेगेटिव रियल नंबर है, एंड n इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे n इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखना किसके केस में, अगर मैंने 1/n के केस में लिया है या पावर n लिखा है, तो उसको इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखना सही नहीं है, इन पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ठीक है। देन द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर है, तो nth रूट of a number is not defined because an even power of a real number is always positive, then okay positive, और यहाँ पे therefore लिखना था मैंने, वही मुझे लग रहा था कुछ, तो उल्टा लिख दिया मैंने, therefore -9 raised to -12 is a meaningless quantity। और similarly ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि if n is a rational number then value of a is always positive, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है, कभी ये चीज़ मिस मत करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको कभी वैसे दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं दिखेगा कि ए नेगेटिव ले लिया, उस पर पावर कुछ रैशनल नंबर लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। देखो आगे कुछ लॉज अब मैं बताता हूँ, उस लॉज से पहले हाँ ठीक है, लॉज ही बता देता हूँ। लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट क्या लॉज हो सकते हैं मैं वो बताता हूँ। बहुत लोगों को पहले से भी बहुत कुछ पता होगा। देखो a रेज टू m इंटू a रेज टू n में m और n को ऐड करते हैं, है ना,
और कोई नंबर पे पावर m है और बेस अगर सेम हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, और वही ये 1 2 3 a⁻m है, उस पर भी पावर n कर दिया तो a⁻mn हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, a⁻n है तो ये 1/a⁻n हो जाता है, अभी ये लिखा था मैंने। उसी प्रकार अगर a⁻m/n है इक्वल्स टू a⁻m और पावर 1/n लिख सकते हैं। अब मेरा मन करेगा तो इसको मैं nth रूट ऑफ a⁻m भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मेरा मन करेगा तो इसको मैं nth रूट ऑफ a पर पावर m भी लिख सकता हूँ। ये सब सही है, सब इक्वल है। ठीक है, आगे ए बी पर पावर m है तो a पर m कर दिया, b पर m कर दिया। ठीक है, उसके आगे अगर a/b पे m है तो a⁻m/b⁻m कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार a⁻bm इक्वल्स टू कितने बार b को ऐड करना पड़ेगा, b। इसका भी मैं कई बार आपको बताऊंगा कि क्या यूज़ है आखिर इसका, m टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से इतने ये लॉज मैंने आपको बताए जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब आपको याद होना चाहिए कि अगर पावर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम ही है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। एक पे दूसरा एक और पावर हो जाए तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल बातें हैं, आप ध्यान से देखना और इन सबको याद रखना। ठीक है, इस पे बेस्ड छोटा क्वेश्चन आपको चाहो तो अप्लीक, वैसे ये सब आपको पता होगा, सिंपल बातें। 5/8 डिवाइड बाय 5/3 है तो 5 क्या हो जाएगा, 8-3 कितना हो जाएगा, 5/5 कितना होता है, 3/125, है ना। वही लिखा हुआ है 3/4 ये क्या हो जाएगा, 1/3/4 ये क्या हो जाएगा, 1/3³ इक्वल्स टू 1/27/64 इक्वल्स टू 64/27। ठीक है, सिंपल बात है। तो इस पे बेस्ड चलिए मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ, वो आपको करना है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही देता हूँ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। uh, 25^3/2 into 243^3/5 by 16^5/4 into 8^4/3। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, दूसरा 16 into 2n+1 minus 4 into 2n by 16 into 2n+2 minus 2 into 2n+2। इसको भी सिंप्लीफाई करो। ठीक है, दो सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। आगे एक और दे देता हूँ, तीसरा 81/16^-3/4 into 25/9^-3/2 divided by 5/2^-3 5/2^-3। ठीक है, एक और चौथा मैं दे देता हूँ, इसको भी आपको प्रूव करना है एक्चुअली। प्रूव दैट x⁻⁻1 by x⁻⁻1 plus y⁻⁻1 plus x⁻⁻1 by x⁻⁻1 minus y⁻⁻1 is equals to 2y² minus y² minus x²। ये आपको प्रूव करना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप होमवर्क करते रहिए, मैं सबसे बोलता हूँ होमवर्क करते रहिए। ग्रुप में कॉपी मत कीजिए यार, मैंने देखा कि ग्रुप में कई लोग कॉपी करते हैं, होमवर्क किसी एक ने किया दूसरे लोग उसका कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, गलत बात है वो, है ना। अगली बार मैं होगा तो कुछ और भी तरीके अपनाऊंगा फिर आपसे होमवर्क मंगवाने का। एक ने किया फिर बाकी लोग उसका कॉपी करते हैं, सही चीज़ नहीं है।
ठीक है, इस पे भी ध्यान रखिए। और गार्जियन भी इस चीज़ पे ध्यान दें कि कुछ वो कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गार्जियन लोग भी ध्यान दें और पेरेंट्स ऑफ कोर्स उनको ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, आप इसी तरह होमवर्क करते रहिए और हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। ओके, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच।